मोहब्बत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ठाकुर, नम्रता और ग्रोवर दुर्गा प्रसाद की जमीन पर बनाई गई गैर कानूनी बस्ती के अचानक गिरा दिए जाने से परेशान हैं। नम्रता को यकीन है कि फरीदा ने उन्हें धोखा दिया है और पुलिस से मिलकर ये काम करवाया है। प्रगति के लिए आनंद जमीन पर पहरा दे रहा है और वहाँ लगे प्रगति एंटरप्राइजेस के बोर्ड को देखकर खुश होता है। अंजू उसके लिए खाना लेकर आती है और बड़े प्यार से उसे खिलाती है। दोनों एक दूसरे से अपने अपने दिल की बात करते हैं। आनंद अंजू को बताता है कि वो एक जमाने में बहुत ही बुरा आदमी था। शराब, जुआ और औरतों की बेहुरमती उसका पेशा बन चुका था और एक मर्तबा उसने प्रगति की भी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, जिसके लिए विनोद और ठाकुर ने उसे रतनपुर से निकाल दिया था। उन दिनों प्रगति विनोद से प्यार करती थी, लेकिन विनोद ने उसे धोखा दिया था और उसे बस्ती रतनपुर से निकाल दिया था। जब आनंद को यह मालूम हुआ था तो उसने प्रगति पर किए गए जुर्म के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया था और वो सारे बुरे काम छोड़कर प्रगति को तलाश करने लगा था। और एक दिन शहर में उसने एक आदमी को प्रगति पर हमला करते हुए देखा था और वो प्रगति की जान बचाने में कामयाब हो गया था। उस दिन से वो प्रगति के साथ काम करने लगा था। अंजू भी आनंद को बताती है कि प्रगति ने उसे फांसी लगने से बचाया है और वो भी उसकी एहसानमंद है। आनंद अंजू से शादी करना चाहता है, लेकिन अंजू उसे बताती है कि वो बेवा है और एक बेवा का दोबारा शादी करना अशुभ समझा जाता है। आनंद ऐसा नहीं मानता और उससे शादी करने के लिए तैयार है। अंजू अपना जवाब देने से पहले कुछ वक्त मांगती है। ऐन उसी वक्त ग्रोवर के आदमी आनंद पर हमला करते हैं। राम दुलारे आनंद की मदद करने आता है और दोनों मिलकर ग्रोवर के गुंडों का मुकाबला करते हैं। विक्रम और प्रगति भी वहां आ जाते हैं और गुंडे इंस्पेक्टर विक्रम को देखकर वहां से भाग जाते हैं। विक्रम प्रगति और उसके साथियों की हिफाजत करने का वादा करता है। ठाकुर और ग्रोवर दुर्गा प्रसाद की जमीन पर कब्जा करने में नाकामयाब होने से परेशान हैं। ठाकुर कोई और तरीका इस्तेमाल करने का फैसला करता है। अब आगे। भूरे महाराज, बहू रानी, बहू रानी, आप नमस्ते बहू रानी। नमस्ते। दरअसल मैं आपसे मिलने आई हूँ। हुक्म कीजिए बहू रानी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके जा रही हैं? कब? आज, बल्कि अब। अरे क्या कह रही हैं बहू रानी, हम तो आपके लिए इतना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं और राम को चौधरी से अभी अभी कह रहे थे कि देखो हमारी बहू रानी का विशेष ख्याल रखा करो। महाराज जी, दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। हमारा कर्तव्य बहू रानी। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, अपने चलती हूँ। ये कुछ पैसे हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? आपस में बांट लीजिए। बहुत अच्छा बहू रानी, जैसा आपका हुक्म। इस परदेश की एक बात कहें जी, बड़ी मलकिन के बाद में इस हवेली में बहू रानी देवी हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहू रानी को चांद सा बेटवा दे। आहा, पंडित जी आपके मुंह में घी शक्कर। बस पंडित जी मेरे को भी आशीर्वाद दे डालो। उतच। अबे चुप, तो को आशीर्वाद देंगे हम? अबे तुझको सजा देंगे। चल पैर पर हमारे माफी मांग। माफी और तुमसे मैं मांगूंगा। नहीं मांगेगा? नहीं मांगता मैं। नहीं मांगेगा? नहीं मांगता मैं। तो बेटा फिर राम कटोरी भी तुझे नहीं मिलेगी। अरे पंडित जी ऐसा ना को बोलो, इन्हों मेरी जान है। मैं माफी मांगता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगता हूँ। मेरे को माफ कर दो, 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 माफ कर दो। जीते रहो बेटवा। मैं हमेशा अपने आप को गुनाहगार समझती हूँ, अपने आप को कोसती रहती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हूँ? आप तो ठाकुर साहब के यहाँ रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। मेरे ही जिद करने पे आपने हाँ की और फिर कुसुम और विनोद की शादी हो गई। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया।
जो कुछ भी हमारी बेटी के साथ हो रहा है वो तो किसी दुश्मन के साथ हुआ। सच तो ये है, जब से कुसुम इस घर से गई है ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। बेटे को भी आपने बाहर भेज दिया है, बस पैसे भेज देते हैं। सोचता होगा वो हमारे बारे में। खुदा वो लड़का है, उसके बारे में क्या चिंता करनी। पढ़ रहा है, पढ़ लिख के आएगा तो किसी काम धंधे पे लग जाएगा, तो फिर भगवान की दया से क्या कमी है हमारे पास। मैं तो दिन रात कुसुम के बारे में सोचता रहता हूं। जब भी सुनता हूं कि उस पर कोई ज्यादती हुई है तो तीर चलने लगते हैं छाती पर, कलेजा फट जाता है मेरा। जी तो चाहता है कि खून पी जाऊं उन ठाकरों का, और कुसुम का ख्याल करके खून के आंसू पीकर रह जाता हूं। मैं तो दाद देता हूं कुसुम की सहन शक्ति की, कि झूठे मुंह भी उन कमीनों की शिकायत कभी उसके मुंह से नहीं निकलती। उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो कब का वो घर छोड़कर अपने मायके आ जाती। देखिए, जो होना था वो हो गया। मैं खुद जाके कुसुम को ले आती हूँ और फिर कभी उसे वहां नहीं भेजूंगी। ये काम तो मैं बहुत पहले का करना चाहता था, मगर क्या करूं, हमारी बेटी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो तो ऐसे जताती है कि जैसे वहां बहुत खुश है, उल्टा हम ही पर दोष निकालती है। क्या करें सुधा, ये हमारी बदनसीबी है कि हम उसके मां बनने की खबर दूसरे माँ बाप जैसे सुनाते हैं वैसे नहीं सुन सके। मैं समझाऊंगी कुसुम को, मैं जाऊंगी उसे लेने। सरकार, क्या बात है? रतनपुर के ठाकुर साहब आए हैं। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसे जाकर कह दो कि हम घर पर नहीं है। सरकार, साथ में कुसुम बिटिया भी है। कुसुम? देखिए, वो हमारे घर आए हैं, गुस्सा थूक दीजिए। चलिए चलकर मिल लेते हैं, मगर हाँ, कुछ ऐसी वैसी बात मत कह दीजिएगा। घर आए दुश्मन के साथ में इंसान इज्जत के साथ पेश आता है। फिर वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, और रिश्ता भी बहुत नाजुक है। मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि दुआ सलाम भी ना रहे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। चलिए। क्या मेहमानों की तरह बाहर बैठी है? हाँ, कैसी है बेटी? ठीक हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार बहन जी। और हवेली में सब कुशल मंगल है ना? सब कुशल मंगल ही है समझिए। और बहन जी? वो भी ठीक है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आओ बेटी, अंदर चलिए। भूपेंद्र, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर तुम्हारी ये नाराजगी भी जायज है मेरे दोस्त। अगर तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा तो तुम्हारी ये नाराजगी दूर हो जाएगी मेरे दोस्त, और हो सकता है तुम्हें मेरे से हमदर्दी हो जाए। मेरे दो रिश्ते हैं तुम्हारे साथ ठाकुर, एक दोस्ती का और दूसरा समधी का। दोस्ती के मुंह पर तो तमाचा मारा है तुमने, मगर रिश्ते की भी लाज नहीं रखी तुमने। मैं जो अपनी बेटी की हालत देख रहा हूं, ये समझ ले ठाकुर कि मेरी आंखों में आंसुओं की बजाय खून उतर आता है। सिर्फ मजबूर हो जाता हूं अपनी बेटी का चेहरा देखकर। मगर एक बात याद रख ठाकुर, जिस दिन मेरी ये बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, उस दिन पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। भूपेंद्र, तुमने जो भी कहा मैंने सुना, लेकिन तुमने मेरे दिल की बात नहीं जानी। तुमने मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं की। आखिर मैं भी एक बाप हूं। मैं जानता हूं कि मेरे बेटे ने गलती की। गलती? तुम इसे गलती कहते हो? चलो गलती नहीं, उसने बहुत बड़ा अपराध किया, मगर भूपेंद्र, उस अपराध की भी तो कोई वजह होगी। वजह? क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह है वो प्रगति। प्रगति? हाँ, प्रगति। प्रगति वो दीमक है
जो हवेली की बुनियादों को खा रही है, उसे खोखला कर रही है मेरे दोस्त। ये प्रगति वाली कहानी बहुत पुरानी हो चुकी। भूपेंद्र, ये कहानी पुरानी नहीं है। प्रगति और अमिता बहुत पुरानी सहेलियां हैं, कॉलेज के जमाने से। और विनोद के पीछे अमिता को लगाने वाली और कोई नहीं, वो प्रगति थी। ये उसकी साजिश थी। मेरा बेटा विनोद बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा नौजवान है, और इस उम्र में उसका बहक जाना बहुत ही स्वाभाविक है। अमिता ने उसे बहकाया और विनोद ये गलती कर बैठा, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर खुद पता कर लो। लेकिन भूपेंद्र, मैं एक बात का तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि विनोद कुसुम को बेइंतहा प्यार करता है। ये बात तुम अपनी बेटी कुसुम को जाकर पता कर सकते हो। भूपेंद्र, विनोद को अपना दामाद नहीं, अपना बेटा समझ और सोच, यदि विनोद तुम्हारा बेटा होता तब तुम क्या करते? मैं भी एक बाप हूं, मैंने उसे बहुत समझाया, और विनोद अपने किए के ऊपर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। भूपेंद्र, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता मेरे बेटे विनोद को माफ कर दे। तू भूपेंद्र, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया। दरअसल कुसुम को मैं अपने साथ इसलिए लाया हूं कि अब कुसुम की जान को भी खतरा है। क्या? हां भूपेंद्र, यह सच है। प्रगति और अमिता कुसुम की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वो कुसुम को हमसे अलग कर देना चाहते हैं। वो कुसुम को उस हवेली से निकाल देना चाहते हैं ताकि अमिता उस हवेली पर राज कर सके। हाँ मेरे दोस्त, इस समय मेरे बेटे और मेरी बहू की जिंदगी बर्बाद होने से सिर्फ तू ही बचा सकता है। भूपेंद्र, हमारी तुम्हारी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन कुसुम और विनोद को तो बहुत कुछ देखना बाकी है। और कुसुम बच्चे की मां बनने वाली है। यदि कुसुम को सदमा पहुंचा तो कुसुम के साथ साथ बच्चे को भी। हाँ, प्रगति और अमिता कुसुम और विनोद को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। नहीं ठाकुर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी मेरी बेटी के रास्ते में आएगा, भगवान की सौगंध, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जिंदा उसे। बेटी, जो कुछ मैंने सुना है उस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और पछतावा भी हो रहा है। ऐसा क्या सुना है तुमने? बेटे, मैं वो सब दोहराकर अपना मन मैला नहीं करना चाहती, लेकिन अब तू वहां वापस नहीं जाएगी। ये क्या कह रही हो माता? बेटे, मैं सच कह रही हूं। अब तू भी उन सब बातों को भूल जा और जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर।
अब तू ससुराल में नहीं, अपने मायके में है। बेटी, जब औरत मां बनने वाली होती है ना, तो उसकी जिंदगी में एक नई क्रांति आ जाती है। उसका ध्यान 2 दिशाओं में बट जाता है और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वो सब कुछ भूलकर अपने बच्चे में खो जाती है। तू भी अब सब कुछ भूलकर अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की ओर लगा दे और फिर देखना, एक दिन तेरा यही बच्चा विनोद को जरूर वापस ले आएगा। माँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। जहां नेकी होती, शराफत होती, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सामने केक रखा है, बात क्या है? किसका बर्थडे है भाई? अगर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और सामने केक रखा है, तो हमारी प्रगति बेटी के अलावा और किसका जन्मदिन हो सकता है? ईसा भाई 16 आने सच कहता है। ईसा भाई 16 आने सच नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आज मेरा बर्थडे नहीं है। ये ठीक है बेटी कि आज के दिन तू पैदा नहीं हुई थी, मगर आज हम खुशियां इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये दिन तेरे लिए बहुत अहम है। आज तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। प्रगति, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है, तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, आज जो खुशखबरी मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, तू सुनेगी तो खुशी से नाच उठेगी। तो सुनाइए ना खुशखबरी। सुना दूं? जी हाँ। क्यों भाई, सुना दूं? हाँ, सुनाइए ना। बेटी, तूने प्रगति क्रिएशंस के लिए जो लोन की एप्लीकेशन दी थी, वो पास हो गया है। अहमद भाई, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। आप सब ठीक कह रहे थे, आज वाकई मेरा बर्थडे है, मेरा नया जन्म हुआ है। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।